हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन यूनिट का, एंड दैट इज डेडलॉक हैंडलिंग एंड रिकवरी टेक्निक्स। मैंने बीच के 2 पार्ट्स मिस करे हैं डियर। वो मैं इसके बाद कंप्लीट करूंगी क्योंकि ये उनसे ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आता ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे देखो, टॉपिक का नेम क्या है? डेडलॉक हैंडलिंग एंड रिकवरी टेक्निक्स। मतलब डेडलॉक को हैंडल कैसे करोगे और रिकवरी कैसे करोगे। ठीक है, तो पीपीटी भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डिवाइडेड है। सबसे पहले हम चलते हैं कि डेडलॉक होता क्या है। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेडलॉक अकर करता है व्हेन 2 और मोर ट्रांजैक्शंस आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज रिसोर्सेज। जब 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस वेट कर रही हैं कि वो रिसोर्सेज रिलीज करे, सच एज लॉक्स ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स दैट दे नीड टू कंप्लीट देयर ऑपरेशंस। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका लॉक होता है, तो सेम हमारे लॉक्स इसमें भी लग सकते हैं। और जैसे डेडलॉक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, तो सेम सिनारियो है, इसमें भी आपका जो है डेडलॉक लगता है। क्या है कि 2 ट्रांजैक्शंस है, दोनों को कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए जो जिस ए ट्रांजैक्शन को कुछ ऐसा चाहिए जो बी के पास है, बी के पास कुछ ऐसा है जो ए ट्रांजैक्शन को चाहिए। तो ऑब्वियसली जब ऐसा कंपीट करने लग जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेडलॉक बोलेंगे। एज अ रिजल्ट नन ऑफ द ट्रांजैक्शन कैन प्रोसीड, क्योंकि दोनों वेट कर रही हैं तो कोई प्रोसीड तो कर नहीं सकती, लीडिंग टू अ सिचुएशन जहां ये स्ट्रक हो जाती है और जिसको हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। डेडलॉक कैन हैपन इन अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट when 2 or more transactions are running concurrently। तो ये प्रॉब्लम आती क्या है? जब कॉन्करेंसी होती है। कॉन्करेंसी का मीनिंग क्या है? जब आपकी मोर देन वन ट्रांजेक्शन जो है वो रन कर रही होती है, तो ये प्रॉब्लम तो वहां आती है। एंड दे ट्राई टू असेस द सेम डेटा इन डिफरेंट ऑर्डर। और जब वो ट्रांजेक्शंस क्या है, सेम ही वेरिएबल को या सेम ही डेटा को एसेस करना चाहती है लेकिन डिफरेंट ऑर्डर के अंदर। ठीक है, when this happens, one transaction may hold a lock on a resource that another transaction needs, while the second transaction may hold a lock on a resource that the first transaction needs। तो ऐसे केस में होता क्या है, जब एक ट्रांजेक्शन को कोई ऐसा वो उसने किसी रिसोर्स पे अपना लॉक रखा हुआ है जो दूसरे ट्रांजेक्शन को चाहिए, और दूसरे ट्रांजेक्शन को वो रिसोर्स चाहिए जिसपे फर्स्ट ने लॉक रखा हुआ है। तो जब ऐसा कुछ केस होता है तो वो दोनों क्या है, वेटिंग ही करती रह जाती है। तो बोथ ट्रांजेक्शन अब ब्लॉक हो चुकी है और वो वेट कर रही है कि रिसोर्स जो है वो रिलीज हो जाए। DBMS often uses various techniques to detect and resolve deadlock automatically। तो ये बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करता है। These techniques include timeout mechanism, where a transaction is forced to release its locks after a certain period of time। वो बोलता है कि एक मेथड क्या है कि टाइम आउट कर दो, जहां पे हम जबरदस्ती करते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको लॉक रिलीज करना ही पड़ेगा, मतलब आपको वो रिसोर्स रिलीज कर देना पड़ेगा। एंड दूसरा है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, यानी हमने कुछ एल्गोरिथम बना रखी है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं डेडलॉक को, जो पीरियोडिकली स्कैन करती है ट्रांजेक्शन के लॉग को फॉर डेडलॉक साइकिल्स। लॉग वाला कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था। लॉग क्या होता है? जर्नल की तरह होता है, कुछ भी काम हो रहा होता है तो एक लॉग फाइल में वो सब स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है जो कि आपके लॉग को क्या करता है? स्कैन करता है फॉर डेडलॉक साइकिल्स एंड कैन चूज अ ट्रांजेक्शन टू अबॉर्ट टू रिजॉल्व द डेडलॉक। It is possible to prevent deadlocks by careful design of transactions, such as always acquiring locks in the same order or releasing locks as soon as possible। तो वो बोलते हैं कि अगर आप ट्रांजेक्शन जब बना रहे हो, अगर उसी टाइम पे आप ध्यान रख लो, यानी एक एक ऑर्डर में आप लॉक्स को एक्वायर करें, ठीक है, और उसी ऑर्डर में उसको रिलीज करें, या फिर जितनी जल्दी हो सके उतना रिलीज कर दे कि जैसे ही काम हुआ उसी टाइम रिलीज कर दो इस ढंग से। तो कुछ भी यूज कर सकते हो। Proper design of the database schema and applications can also help to minimize the likelihood of deadlock। तो जो डेटाबेस का जब आपने स्कीमा बनाया था, अगर उसका डिजाइन प्रॉपर बना हुआ है तो आप उससे भी क्या डेडलॉक रिड्यूस कर सकते हो। In a database, a deadlock is an unwanted situation in which 2 or more transactions are waiting indefinitely for one another to give up locks। एक डेटाबेस के अंदर एक डेडलॉक एक अनवांटेड सिचुएशन है in which 2 or more transactions are waiting indefinitely, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजेक्शन बहुत एक दूसरे का वेट करती जा रही है ताकि वो जो है लॉक्स को गिव अप कर दे, बट कोई गिव अप कर नहीं रहा है। डेडलॉक इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन इन डीबीएमएस एज इट ब्रिंग्स दिस होल सिस्टम टू हाल्ट। देखो, डेडलॉक की प्रॉब्लम क्या है कि वो सिस्टम हाल्ट कर देगा। हाल्ट का मतलब क्या? उसको रोक देगा, आपका डेटाबेस चलेगा ही नहीं, कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता, काम रुक जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है डीबीएमएस के अंदर। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पहले आप डायग्राम देख लो, फिर जो थ्योरी हम वो पढ़ लेंगे। मान लो एक ट्रांजेक्शन है T1, एक ट्रांजेक्शन है T2। ठीक है, तो स्टूडेंट ने होल्ड कर अब यहाँ देखो, यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ ग्रेड है, इन्होंने होल्ड कर रखा है
ठीक है, इस ट्रांजेक्शन ने इसने और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है स्टूडेंट से कुछ रोज और ये ग्रेड से कुछ रोज को रिक्वेस्ट कर रहा है। सपोज करते हैं ट्रांजेक्शन T1 है, उसने होल्ड कर रखा है अ लॉक ऑन सम रोज इन स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, तो स्टूडेंट नाम का मेरे पास एक टेबल था, उसकी कुछ रोज को ट्रांजेक्शन T1 ने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है और ट्रांजेक्शन T2 ने भी क्या है, ग्रेड की कुछ रोज को होल्ड कर रखा है, ग्रेड टेबल है आपका। साइमल्टेनियसली ट्रांजेक्शन T2 ने भी होल्ड कर रखा है लॉक्स दोज, अच्छा एक मिनट सॉरी, इसमें से बोला ट्रांजेक्शन T1 होल्ड्स अ लॉक ऑन सम रोज इन द स्टूडेंट टेबल, कुछ रोज को होल्ड कर रखा है एंड नीड्स टू अपडेट सम रोज इन द ग्रेड टेबल। ठीक है, और ये साथ में चाह क्या रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ रोज को मैंने क्या करना है, अपडेट करना है ग्रेड टेबल की, कुछ होल्ड कर रखी है, कुछ मेरे को दूसरे टेबल की चाहिए, उन पे काम करना है, कुछ भी करना है वो उससे हमें मतलब नहीं है। सिमिलरली जो ट्रांजेक्शन T2 है उसने ग्रेड टेबल की साइमल्टेनियसली T2 ने कुछ रोज होल्ड कर रखी है ग्रेड टेबल की, वो वाली रोज जो T1 को अपडेट करनी है, बट नीड्स टू अपडेट द रोज इन स्टूडेंट टेबल हेल्ड बाय ट्रांजेक्शन T1। मतलब क्या है, इसने कुछ रोज को होल्ड कर रखा है, जो T1 जिन रोज पे काम करना चाहता है ये वही रोज है जो T2 ने होल्ड कर रखी है, और T2 जिन रोज पे काम करना चाहता है ये वही है जो T1 ने होल्ड कर रखी है। अब क्योंकि ये इसने होल्ड कर रखी है, ये रिलीज करने को तैयार नहीं और ये कह रहा है मुझे वो वाली भी दो, और यहाँ पे क्या है, इसने जिसको होल्ड कर रखा है इसको वही वाली चाहिए और ये कह रहा है तू छोड़, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ने कुछ रोज को होल्ड कर रखा है, जिनकी रिक्वायरमेंट है वो वही है जो उन्होंने होल्ड कर रखी है और बोथ जो है वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन आ रही है आपकी कौन सी है, डेडलॉक की है। नाउ द मेन प्रॉब्लम अराइजेस, ट्रांजेक्शन T1 विल वेट फॉर द ट्रांजेक्शन टू गिव अप द लॉक, और उसी ढंग से ट्रांजेक्शन T2 भी वेट करेगा कि T1 जो है गिव अप कर दे। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस जितनी भी एक्टिविटी है वो हाल्ट पे आ गई और तब तक स्टैंड स्टिल रहेगी जब तक वो डेडलॉक डिटेक्ट नहीं होता और कोई एक ट्रांजेक्शन को हम रोल बैक नहीं करते, यानी अबॉर्ट नहीं करते। किसी एक को तो रोकना पड़ेगा ना, किसी एक को तो स्टॉप करना पड़ेगा, किसी एक को तो कहना पड़ेगा तुम बैक ऑफ हो, तुम अबॉर्ट हो जाओ, खत्म हो जाओ ट्रांजेक्शन। जब ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी तो वो रोज जो है वो जिसने होल्ड कर रखी थी वो रिलीज हो जाएंगी, जब वो रिलीज होंगी तो वो उनको यूज कर सकता है, जब इसका काम हो गया तो फिर आगे इसको दोबारा से हम स्टार्ट करके फिर इसको वो सारा डेटा हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक को तो अबॉर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन समझ में आ गई कि आपका क्या हुआ, डेडलॉक होता कैसे है, तो वन ऑफ द एग्जांपल था। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ डेडलॉक पे। तो ये वही फीचर्स है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे होते हैं, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। पहला होता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ईच रिसोर्स कैन बी हेल्ड बाय ओनली वन ट्रांजेक्शन एट अ टाइम एंड अदर ट्रांजेक्शन मस्ट वेट फॉर इट टू बी रिलीज्ड। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब कि एक रिसोर्स जो है कोई एक ही ट्रांजेक्शन एक टाइम पे यूज कर सकती है और बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। जब ये चारों कंडीशंस आपकी ट्रू होती हैं तभी आपका डेडलॉक आता है ना, तो अभी हम 5 ले रहे हैं, तो जब ये पांचों कंडीशंस ट्रू होती है तो तभी हमारा डेडलॉक आता है। तो पहली कंडीशन है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। होल्ड एंड वेट, ट्रांजेक्शन कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज व्हाइल होल्डिंग ऑन टू द रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेटेड टू देम। वो बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन क्या कर सकती है, वो रिक्वेस्ट कर सकती है रिसोर्सेज, यानी व्हाइल होल्डिंग ऑन टू रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेटेड टू देम, यानी उसने कुछ रिसोर्सेज को ऑलरेडी होल्ड कर रखा है और कुछ के लिए वो वेट कर रही है। ठीक है, यानी रिक्वेस्ट करके रुकी हुई है, वेट कर रही है कि भाई मेरे को ये भी चाहिए, दे दो, तो वो कुछ पकड़ के रख सकती है, क्योंकि वो पकड़ के रखेगी तो दूसरा उसको यूज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए होल्ड एंड वेट से भी क्या होगा, आपका डेडलॉक आने की सिचुएशन रहेगी। नो प्रीम्पशन, प्रीम्पशन का मतलब होता है छोड़ दो, रिलीज कर दो। नो प्रीम्पशन का मतलब रिसोर्सेज कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन फोर्सिबली, कोई जबरदस्ती उससे ले नहीं सकता। इन ट्रांजेक्शन मस्ट रिलीज देम वॉलेंटरली, मतलब जब उसका दिल करेगा वो तभी उसको रिलीज करेगा, अदरवाइज वो उसको रिलीज नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर वेट। ट्रांजेक्शन आर वेटिंग फॉर रिसोर्सेज इन अ सर्कुलर चेन वेयर ईच ट्रांजेक्शन इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इन द चेन। तो जब सर्कुलर वेट होता है मतलब T1 को वो चाहिए जो T2 के पास है, T2 को वो चाहिए जो T3 के पास है, T3 को वो चाहिए जो T4 के पास है, T4 को वो चाहिए जो T1 के पास है। ठीक है, मतलब T1 को सम रिसोर्स चाहिए जो T2 के पास है, T2 को चाहिए जो T3 के पास, T3 को चाहिए जो T4 एंड T4 को वो चाहिए तो T1। तो एक सर्कुलर चेन बन गई ना। तो जब ट्रांजेक्शन वैसी सर्कुलर चेन में वेट कर रही होती हैं तो अगेन ये आप इसको हम सर्कुलर वेट कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि कोई भी रिलीज करने को तैयार नहीं होगा, तो अगेन आपका डेडलॉक आएगा। इनडेफिनेट ब्लॉकिंग, ट्रांजेक्शंस आर ब्लॉक्ड indefinitely waiting for resources to become available and no transaction can proceed। तो indefinite blocking का मतलब होता है कि सारी ट्रांजेक्शंस रुक गई और जब तक उनको रिसोर्स मिलेगा नहीं वो ऐसे प्रोसीड नहीं करेंगी। तो ये सारी चीजों से क्या होता है आपका डेडलॉक। फीचर्स ऑफ डेडलॉक का बेसिकली मैं मीनिंग कहना चाह रही हूँ कि वो कंडीशंस जिनसे आपका डेडलॉक आ सकता है।
सबसे पहले हम आते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस पे। व्हेन अ डेटाबेस इज स्ट्रक इन अ डेडलॉक, जब एक डेटाबेस में डेडलॉक आ गया है, इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड द डेडलॉक रादर देन रीस्टार्टिंग और अबॉर्टिंग द डेटाबेस। हम क्या बोलते हैं कि दोबारा से ट्रांजेक्शन को स्टार्ट रीस्टार्ट या अबॉर्ट करने की बजाय बेटर ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास कि हम अवॉइड करें कि आए ही ना। तो डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब है कि ट्राई करो कि भाई आए ही ना। तो इट इज सुटेबल फॉर स्मॉलर डेटाबेसेस, और जो डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड है वो लार्जर डेटाबेसेस के लिए है आपका। तो डेडलॉक को अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं, इज यूजिंग एप्लीकेशन कंसिस्टेंट लॉजिक। ठीक है, तो जैसे मतलब कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हो तो उसी को ऐसा बनाओ कि उसके अंदर आपका डेडलॉक आने का चांस ही ना हो। तो जो प्रीवियस आपका एग्जांपल था, ट्रांजेक्शन दैट असेस स्टूडेंट्स इन ग्रेड शुड ऑलवेज असेस द टेबल इन सेम ऑर्डर। ठीक है, इन दिस वे इन द सिनेरियो डिस्क्राइब्ड, ट्रांजेक्शन T1 simply waits for transaction T2 to release the lock on grades before it begins। मतलब किसी एक ट्रांजेक्शन को रोक दो। मैं आपको पहले कह रही थी कि T1 कंप्लीट कर लो फिर T2 कर लो। दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि वो कह रहे हैं कि T1 वेट करेगी T2 के लिए, पहले T2 क्या करे, रिलीज कर दे ग्रेड, वो ग्रेड पे काम कर ले, अपना लॉक रिलीज कर दे। ठीक है, जब T2 ने लॉक रिलीज कर दिया है, अब T1 क्या है, अपना आराम से काम कर ले। मैंने आपको ये बोला था ना कि पहले इसको हम रोक देंगे, इसकी इसको रोक दो, इसको बोलो कि पहले तू आराम से काम कर ले फिर तू इसको रिलीज कर दे। जब तूने इसको रिलीज कर दिया अब ये इस पे अपना वर्क कर ले। ठीक है, तो हर एक ट्रांजेक्शन को आराम से वर्क करने दो। तो वो होता है आपका डेडलॉक अवॉइडेंस, कि आप जो अपना एप्लीकेशन बना रहे हो उसी में ऐसा काम करो कि आपका डेडलॉक ना आए, अवॉइड करो। Deadlock detection. When a transaction waits indefinitely to obtain a lock, the database management system should detect whether the application is involved in deadlock or not. तो मान लो ट्रांजेक्शन काफी देर से वेट कर रही है, इंडेफिनेटली वेट कर रही है, तो डीबीएमएस को चेक करना चाहिए, डिटेक्ट करना चाहिए कि कहीं वो डेडलॉक में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो वेट फॉर ग्राफ आपका एक मेथड है फॉर डिटेक्टिंग द डेडलॉक सिचुएशन, एंड ये आपके स्मॉलर डेटाबेसेस के लिए। तो हम अब डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि है या नहीं है। तो इन दिस मेथड ग्राफ बनाते हैं बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन एंड इट्स लॉक ऑफ द रिसोर्सेज। इफ द ग्राफ क्रिएटेड हैज अ लूप, क्लोज लूप और अ साइकिल, तो डेडलॉक होता है। ठीक है, तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि हम एक ग्राफ बनाएंगे ट्रांजेक्शन जो इन्वॉल्व होते हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, और अगर वो आपका सर्कुलर लूप में आ जाता है तो मतलब आपका डेडलॉक है। जैसे हमें पता है T1 को एक रिसोर्स चाहिए जो T2 के पास है, और T2 को एक रिसोर्स चाहिए जो T1 के पास है, तो एक लूप बन गया क्लोज्ड प्रीवियस सिचुएशन के हिसाब से। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये एक डेडलॉक सिचुएशन थी। तो वो तो शॉर्ट में था, ढंग से हम इसका एल्गो पढ़ते हैं। Deadlocks can be described precisely in terms of a directed graph called a wait for graph। तो डेडलॉक को हम डायरेक्टेड ग्राफ, जो वेट फॉर ग्राफ है वो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है, उसमें डायरेक्शन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ पेयर G इक्वल टू VE। इस ग्राफ में क्या होता है, वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं, जहां V इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड E इज अ सेट ऑफ एजेस। वर्टिसेस क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शंस है, और एजेस क्या होते हैं आपके, ईच एलिमेंट इन द सेट E इज एन ऑर्डर PI TI टू TJ, जहां पर TI टेंड्स टू TJ अगर है, then there is a directed edge from transaction Ti to Tj, implying that transaction Ti is waiting for transaction to release a data item that it needs। यानी अगर मैंने Ti से Tj पे एक एरो बनाया है तो इसका मतलब क्या है कि Ti एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो किसके पास है, T2 के पास है। ठीक है, when transaction Ti request a data item currently being held by the transaction Tj, then it is inserted। यानी जब आप अपना ट्रांजेक्शन देखोगे, अगर उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके अंदर वो उसका वेट कर रहा है रिसोर्स का, तो आपको एक एज बना देना है बस यहाँ पे। ठीक है, डेडलॉक एग्जिस्ट अगर ग्राफ में साइकिल होती है इस ढंग से। ईच ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन साइकिल इज सेड टू बी डेडलॉक, और उस साइकिल के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन आएंगी वो डेडलॉक के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, वहां पे आपका डेडलॉक डिटेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। पता तो चल गया डेडलॉक है वेट फॉर ग्राफ से,
डिटेक्ट हो गया, अब हम उसको रिकवर करेंगे। ठीक है, तो रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, रोल बैक, ट्राई हम यही करते हैं कि हम रोल बैक कर दें। तो when a detection algorithm determines that a deadlock exists, the system must recover from the deadlock। तो उस केस में हम उसको रिकवर करेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है is to roll back one or more transaction to break the deadlock। तो सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन क्या है, रोल बैक कर दो ट्रांजेक्शन को, किसी एक को या दो को, ताकि डेडलॉक, क्योंकि जो रोल बैक होगी वो रिसोर्स रिलीज कर देगी, जब उसने रिसोर्स रिलीज कर दिया बाकी यूज कर लेंगे, बाकी सब कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उस अगली वाली को फिर बाद में चला दो। ठीक है, तो आप, ठीक है, तो सबसे अगर रिकवरी करनी है तो हमको डेडलॉक यानी रिकवर, डेडलॉक आ गया उसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, रिकवरी के लिए हम रोल बैक मेथड अप्लाई करेंगे। तो रोल बैक ऐसे नहीं होता, उसके लिए 3 एक्शन अप्लाई करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं विक्टिम। मान लो ट्रांजेक्शन जो आपकी इन्वॉल्व थी डेडलॉक के अंदर 5 थी, तो उन 5 में से कौन से वाली को मैं रोल बैक करवाऊंगी, तो जिसको करवाऊंगी वो विक्टिम हुआ ना, क्योंकि वो बेचारी भी तो रन कर चुकी थी और अब मैं उसको पूरा खत्म कर रही हूँ ट्रांजेक्शन को। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ विक्टिम करते हैं। तो विक्टिम यहाँ पे आपको कोई और नहीं है, यहाँ पे आपकी विक्टिम आपकी ट्रांजेक्शन ही है। तो given a set of deadlock transactions, we must determine which transaction to roll back to break the deadlock। तो जब आपको बहुत सारी डेडलॉक ट्रांजेक्शन दी हुई है, हम पहले डिटरमिन करेंगे कौन सी ट्रांजेक्शन को हमको रोल बैक करना है। वी शुड रोल बैक दोस ट्रांजेक्शन दैट विल इनकर द मिनिमम कॉस्ट। तो हमको उसको बैक ऑफ करना चाहिए जिससे हमें कॉस्ट वाइज ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सम अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग द ट्रांजेक्शन इज कंप्यूटेड, कितना रन कर चुकी है और कितना उसको और चलना है बिफोर इट कंप्लीट्स इट्स टास्क। मान लो एक ऐसी ट्रांजेक्शन जो पूरा रन कर चुकी है, बस लास्ट स्टेप पे है, तो उसको रोल बैक करना बेवकूफी होगी, क्योंकि उसको दोबारा चलाने में हमारा उतना ही पैसा लगेगा। तो कितना कोई ट्रांजेक्शन रन कर चुकी है वो भी डिपेंड करेगा। हाउ मेनी डेटा आइटम्स द ट्रांजेक्शन हैज यूज्ड, कितनी डेटा आइटम्स पे वो वर्क कर चुकी है। हाउ मेनी मोर डेटा आइटम्स इट नीड्स फॉर इट टू कंप्लीट, एंड हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस विल बी इन्वॉल्वड इन द रोल बैक। अगर आप रोल बैक इसको करते हो तो वो कितनों पे इफेक्ट डालेगी और कितनों को हमको रोल बैक करना पड़ेगा, हमको वो भी देखना पड़ता है। उसके बाद रोल बैक कर दो। विक्टिम डिसाइड हो गया। वंस वी हैव डिसाइडेड कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हमने रोल बैक करना है, तो नाउ वी मस्ट डिटरमिन हाउ फार दिस ट्रांजेक्शन शुड बी रोल बैक, कितना रोल बैक करना है अब हम वो डिसाइड करेंगे। तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन होता है आपका टोटल रोल बैक, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट कर देते हैं और फिर रीस्टार्ट कर देते हैं। हाउएवर इट इज मोस्ट इफेक्टिव टू रोल बैक द ट्रांजेक्शन ओनली एज फार एज नेसेसरी टू ब्रेक द डेडलॉक। लेकिन इफेक्टिव क्या है कि आप उतना ही रोल बैक करिए जितना नेसेसरी है। तो उनको हम पार्शियल रोल बैक बोलते हैं, विच रिक्वायर द सिस्टम टू मेंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ ऑल रनिंग ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप आपका स्टारवेशन। एक सिस्टम के अंदर जहां सिलेक्शन ऑफ विक्टिम इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन कॉस्ट फैक्टर्स, वो बोल रहा है एक ऐसा सिस्टम जहां पे मैं विक्टिम यानी जो किसको रोल बैक करना है इसका डिसीजन जब मैं कॉस्ट के ऊपर ले रही हूँ, तो हो सकता है बार बार जब भी डेडलॉक आए तो मैं एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को विक्टिम बना रही हूँ और उसको रोल बैक कर रही हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, वो तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी और वो स्टारवेशन में आ जाएगी। तो वी मस्ट इंश्योर दैट अ ट्रांजेक्शन कैन बी पिक्ड एज विक्टिम ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम ये तरीका यूज कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि जो विक्टिम है वो आपका इतने बारी ही आप चूज कर सकते हो। अगर उसके बाद भी डेडलॉक आता है तो उस ट्रांजेक्शन को आप रोल बैक नहीं करोगे, फिर किसी और को करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उसको, पर वो मेन जो बार बार हो रही थी उसको अब हम रोल बैक नहीं करेंगे, नहीं तो वो तो स्टार्व ही हो जाएगी ना, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। तो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन इज टू इंक्लूड द नंबर ऑफ रोल बैक्स इन द कॉस्ट फैक्टर। तो वो बोलता है कि इसका भी सॉल्यूशन है कि कॉस्ट फैक्टर के साथ आप नंबर ऑफ रोल बैक्स भी इंक्लूड कर दो कि कितने रोल बैक उसके हो रखे हैं। कॉस्ट भी देखो और ये भी देखो कितनी बार वो रोल बैक हो चुकी है। ठीक है, तो ये होता है, इस ढंग से आप रिकवरी कर सकते हो डेडलॉक की। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेडलॉक प्रिवेंशन। फॉर अ लार्ज सिस्टम डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड आपका सुटेबल होता है। डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड इफ द रिसोर्सेज आर, अभी जो 2 मेथड थे वो आपके स्मॉल डेटाबेसेस के लिए थे, प्रिवेंशन आपका लार्ज डेटाबेस के लिए होता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड इफ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन सच अ वे दैट डेडलॉक नेवर हैपेंस। एक लार्ज सिस्टम के लिए डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड इज सुटेबल। ठीक है, डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आ गया फिर तो दिक्कत है ना, इतने बड़े सिस्टम में तो रोल बैक करने में दिक्कत है, तो बोले प्रिवेंट करो। तो डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड इफ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन सच अ वे दैट द डेडलॉक नेवर अकर्स।
तो प्रिवेंशन का मीनिंग क्या है कि ऐसे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करो, एलोकेट करो कि कभी डेडलॉक आए ना। तो डीबीएमएस एनालाइजेस द ऑपरेशंस वेदर दे कैन क्रिएट अ डेडलॉक सिचुएशन और नॉट। इफ दे डू दैट ट्रांजैक्शन इज नेवर अलाउड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो डीबीएमएस क्या करेगा, एनालाइज करेगा ऑपरेशंस को, वेदर दे कैन क्रिएट अ डेडलॉक सिचुएशन और नॉट। इफ दे डू, अगर डेडलॉक फिर भी आता है, दैट ट्रांजैक्शन इज नेवर अलाउड टू बी एग्जीक्यूटेड, तो हम उसको अलाउ ही नहीं करते एग्जीक्यूट करने के लिए जो डेडलॉक ला सकती है। डेडलॉक की जो प्रिवेंशन मैकेनिज्म है उसकी दो स्कीम्स होती है, वेट डाई स्कीम एंड बाउंड वेट स्कीम। तो अब हम ये पढ़ते हैं वेट डाई स्कीम क्या बोलती है इसकी। इन दिस स्कीम इफ अ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स दैट इज लॉक्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन, then the DBMS simply checks इस स्कीम के अंदर क्या होता है, इफ अ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स दैट इज लॉक्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन, ठीक है। मान लो इसके अंदर क्या हुआ है, एक इफ अ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स दैट इज लॉक्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन, then the DBMS simply checks the timestamp of both transactions। तो वो क्या करेगी, टाइम स्टैम्प चेक करेगी बोथ ट्रांजैक्शंस का। अब मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। इन दिस स्कीम इफ अ ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स दैट इज लॉक्ड बाय अनदर ट्रांजैक्शन, देन द डीबीएमएस सिंपली चेक्स द टाइम स्टैम्प, ठीक है, of both transactions and allows the older transaction to wait until the resource is available for execution। उसने बोला एक ट्रांजेक्शन आई, उसने एक रिसोर्स रिक्वेस्ट किया जो किसी और ट्रांजेक्शन कोई और यूज कर रही है, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या करेगा, दोनों का टाइम स्टैम्प देखेगा। टाइम स्टैम्प वैल्यू क्या होती है कि किस टाइम पे वो दोनों ट्रांजेक्शन सिस्टम के अंदर एंटर हुई थी, ठीक है, वो टाइम चेक करेगी अब उन दोनों ट्रांजेक्शन का। एंड अलाउ, अगर ओल्डर ट्रांजेक्शन है तो वो उसको बोले, अगर जो ट्रांजेक्शन रिसोर्स मांग रही है अगर वो ओल्डर है, वो पहले आई थी सिस्टम में, तो वो उसको बोलेगी भाई रुक जाओ, to wait until the resource is available for execution। सपोज कि आपकी दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2 एंड लेट टाइम स्टैम्प जो है ऑफ एनी ट्रांजेक्शन टी बी TST। तो हम मान लेते हैं TS टाइम स्टैम्प है और उसकी टाइम की वैल्यू जो है वो T है। Now if there is a lock on T2 by some other transaction and T1 is requesting resource, तो वो बोल रहा है अगर मान लो कोई लॉक है T2 के ऊपर किसी और ट्रांजेक्शन ने रखा हुआ है एंड T1 रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज जो T2 ने हेल्ड करे हैं, तो डीबीएमएस क्या करेगा, वो एक्शन परफॉर्म करेगा टाइम स्टैम्प का। तो वो चेक करेगा कि टाइम स्टैम्प ऑफ T1, क्योंकि T1 मांग रही है ना, क्या वो लेस है टाइम स्टैम्प ऑफ T2 से, क्योंकि जो पहले आया उसका टाइम स्टैम्प तो बड़ा होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, T1 इज ओल्डर ट्रांजेक्शन एंड T2 हैज हेल्ड सम रिसोर्सेज। आप देखो ना कि ये क्यों होगा, क्योंकि मान लो पहली जो ट्रांजेक्शन है T1 वो आई 5 टाइम पे, सिस्टम का टाइम तो बढ़ता है, तो दूसरे T2 आई 8 पे, ठीक है। तो 5 इज लेस देन 8 ट्रू हो रहा है, इसका मतलब T1 क्या है, ओल्ड है T2 से। तो बस वो यही चेक करेगा कि जो आई है जिसको चाहिए रिसोर्स, क्या जिसके पास है वो उससे छोटा मतलब ओल्डर है। वैसे तो हम नेगेटिव साइन कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो टाइम उसका बड़ा है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर T1 ओल्डर है और T2 के पास कुछ ऐसा रिसोर्स है तो T1 को हम वेट करा देंगे, हम कहेंगे नहीं भाई तू ओल्ड ट्रांजेक्शन है, तू पहले से आई थी, कोई बात नहीं, तू वेट कर, जैसे ही ये रिसोर्स को यूज कर लेगा तो तेरे को दे देंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर यंगर ट्रांजेक्शन हैज लॉग्ड सम रिसोर्स और एक ओल्डर ट्रांजेक्शन वेट कर रही है, तो ओल्डर ट्रांजेक्शन को वेट करने दिया जाता है और जैसे रिसोर्स अवेलेबल होता है उसको दे देते हैं। अगर T1 एक ओल्डर ट्रांजेक्शन है एंड हैज हेल्ड सम रिसोर्स विद इट, मतलब मान लो T1 एक ओल्ड थी और उसके पास कोई रिसोर्स है एंड T2 वेट कर रहा है, T2 यंग है, T2 बाद में आया है, तो T2 को किल कर दिया जाएगा और रीस्टार्ट किया जाएगा with random delay but with the same time stamp उसका सेम रखा जाएगा थोड़ी देर बाद। दैट इज अगर ओल्डर ट्रांजेक्शन के पास रिसोर्स और यंगर ट्रांजेक्शन रिसोर्स मांगती है तो यंगर को कहा जाता है नहीं भाई तू दोबारा आएगा, तुझे किल कर देंगे, लेकिन वो ओल्ड थी उसका हम रिगार्ड करेंगे, कोई बात नहीं तू आजा, ठीक है। एंड रीस्टार्ट विद अ वेरी माइन्यूट डिले विद द सेम टाइम स्टैम्प। तो ये स्कीम क्या अलाउ करती है, ओल्डर ट्रांजेक्शंस टू डाई बट किल द यंगर वंस। तो ये आपकी वेट डाई स्कीम। एक होती है वाउंड वेट स्कीम। वाउंड को हम वूंड की तरह ले सकते हैं, वूंड आपको पता है घाव, वो क्यों, क्योंकि ओल्डर वाले को इसमें हम क्या बोलने वाले हैं, किल कर दो,
ठीक है। तो इन दिस स्कीम अगर एक ओल्डर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करती है रिसोर्स के लिए जो यंगर के पास है, तो ओल्डर ट्रांजेक्शन forces the younger transaction to kill the transaction and release the resources. The younger transaction is restarted with a minute delay but with the same timestamp. If the younger transaction is requesting a resource that is held by an older one, then the younger transaction is asked to wait till the older one releases it. तो इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि अगर एक ओल्डर ट्रांजेक्शन ने रिसोर्स रिक्वेस्ट करा हेल्ड बाय यंगर ट्रांजेक्शन, जो कि यंगर ट्रांजेक्शन के पास है, तो ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो फोर्स कर देगी यंगर को टू किल द ट्रांजेक्शन। अब वो वेट नहीं करेगी, वो किल कर देगी यंगर वाली को और रिलीज करेगी रिसोर्सेज और कहेगी मेरे को दे दे। जो यंगर ट्रांजेक्शन को फिर थोड़ी देर बाद रीस्टार्ट किया जाएगा। अगर यंगर ट्रांजेक्शन इज रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय ओल्डर वन, ठीक है, तो फिर यंगर को बोला जाएगा अब तू वेट कर। फाइन। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग। बेनिफिट क्या है अगर हम डेडलॉक हैंडल कर लेते हैं तो सबसे पहले डिले ट्रांजेक्शंस। डेडलॉक्स जो है वो आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शंस में डिले कर सकता है एज द रिसोर्सेज दे नीड आर बीइंग हेल्ड बाय अदर ट्रांजेक्शंस। दिस कैन लीड टू स्लोअर रिस्पांस टाइम्स एंड लॉन्गर वेट टाइम्स। लॉस्ट ट्रांजेक्शंस, इन सम केसेस डेडलॉक्स जो है वो कैन कॉज ट्रांजेक्शंस टू बी लॉस्ट व्हिच कैन रिजल्ट इन डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो वो डेडलॉक में कई बार ट्रांजेक्शन आपकी लॉस्ट भी हो सकती है। रिड्यूस्ड कॉन्करेंसी, डेडलॉक कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ कॉन्करेंसी एज ट्रांजेक्शंस आर ब्लॉक्ड वेटिंग फॉर रिसोर्सेज टू बिकम अवेलेबल। दिस कैन लीड टू स्लोअर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड रिड्यूस्ड ओवरऑल थ्रूपुट। इंक्रीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तो डेडलॉक्स जो है वो रिजल्ट करती है इंक्रीज रिसोर्स यूसेज में as transactions that are blocked waiting for the resource to become available continue to consume system resources। तो उससे क्या होता है परफॉर्मेंस की डिग्रेडेशन हो जाती है। सिस्टम यूजर सेटिस्फेक्शन, डेडलॉक जो है वो एक परसेप्शन दिखाते हैं पुअर सिस्टम का। ठीक है, तो यूजर जो है उसको यही लगेगा भाई ये क्या है तो चल ही नहीं रहा है, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है हमारे पास। रिकवरी डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स इन डीबीएमएस। तो ये ना इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था डेडलॉक हैंडलिंग और दूसरा है डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स कि रिकवरी करते कैसे हैं हम। तो ये सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होता है। डेटाबेस की जो रिकवरी टेक्निक्स है दे आर यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू रिस्टोर अ डेटाबेस इन कंसिस्टेंट state after a failure or error has occurred. The main goal of recovery techniques is to ensure data integrity and consistency and prevent data loss. ठीक है, तो देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ रिकवरी टेक्निक्स। वो क्या बोल रहा है मेन गोल क्या रहेगा रिकवरी टेक्निक्स का, टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ डेटा। तो आपकी दो रिकवरी टेक्निक्स होती है, एक होती है रोल बैक अंडू और एक होती है कमिट रीडू। रोल बैक अंडू जो है आपकी रिकवरी टेक्निक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैकिंग आउट और अनडूइंग द इफेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट इज नॉट कंप्लीटली completed successfully due to a system failure। वो बोलता है कि इस टेक्निक में क्या होता है कि अगर मान लो आपके डेटाबेस के अंदर वो चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन सिस्टम का फेलियर हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम क्या कर देंगे, हम बैकआउट कर जाएंगे, हम रोल बैक कर देंगे। ये टेक्निक आपकी कंप्लीट होती है बाय अनडूइंग द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजेक्शन यूजिंग द लॉग रिकॉर्ड। तो लॉग जो हमारे पास होता है, अब ये पढ़ाऊंगी लॉग रिकॉर्ड्स क्या होता है। लॉग जो ट्रांजेक्शन चल रही होती है साइड बाय साइड उसका लॉग मेंटेन होता है जहाँ पे एक एक उसका लिखा होता है कि अभी ये स्टेप हुआ है, अभी ये स्टेप हुआ है। तो हम क्या करते हैं उस लॉग रिकॉर्ड को देख के हम वो सारे चेंजेस जो है वो अनडू कर देते हैं। ठीक है, the transaction stored in the transaction log. The transaction log contains a record of all the transactions that have been performed. The system uses the log records to undo the changes made by the failed transaction and restore database to its previous state। और फिर हम उसको उसकी previous state में ला देते हैं अगर आपका failure होता है। तो एक तरीका तो ये है कि रोल बैक कर दो सब कुछ, जिसको हम रोल बैक अंडू बोलते हैं। दूसरा है कमिट रीडू। कमिट रीडू रिकवरी टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीअप्लाइंग द चेंजेस मेड बाय अ ट्रांजैक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली टू द डेटाबेस। मान लो कोई आपकी ट्रांजैक्शन थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई थी लेकिन फेलियर हो गया, तो आप क्या करो, अब आपको गारंटी नहीं है कि किस स्टेट में आपका डेटाबेस, तो आप क्या करोगे, आप वो सारे नए चेंजेस दोबारा से रीअप्लाई कर दोगे।
ठीक है। दिस टेक्निक इज अकम्प्लिश बाय यूजिंग द लॉग रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द ट्रांजेक्शन लॉग टू रीडू द चेंजेस। तो ये क्या करता है, लॉग के अंदर जो भी चेंजेस हो रखे होते हैं उनको दोबारा से कर देगा, रीडू कर देगा। दैट वाज इन द प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर। हो सकता है फेलियर आ गया हो बीच में और वो जो चेंजेस हो रहे थे हुए नहीं हुए हमें नहीं पता, तो हम उनको दोबारा से कॉपी कर देंगे। So the system uses the log records to reapply the changes and restore data based its most consistent form। तो log के अकॉर्डिंग जो सबसे रिसेंट चेंजेस हो रखी हैं वही चेंजेस हम डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करवा देंगे, तो उससे वो कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। The techniques used to recover the lost data due to system crashes, transaction errors, virus, catastrophic failure, incorrect command execution are database recovery techniques। वो टेक्निक्स जो आप यूज करते हो जिससे आप रिकवर कर सको लॉस्ट डेटा ड्यू टू सिस्टम crashes या transaction errors, catastrophic failure are database recovery techniques। वो हमारी database की techniques है। So to prevent data loss, recovery techniques based on deferred update and immediate update और backing up data can be used। तो अगर आप prevent करना चाहते हो data loss, recovery techniques, ठीक है, तो आप सो टू प्रिवेंट डेटा लॉस, यह कॉमा आएगा, रिकवरी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। कौन से वाली है, डेफर्ड अपडेट और दूसरी होती है इमीडिएट अपडेट। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो। रिकवरी टेक्निक्स जो है वो सिस्टम लॉग फाइल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। लॉग फाइल्स जिसमें मैं बार बार बोल रही हूँ, एक एक चीज आपकी लिखी होगी। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड एनी अदर अपडेट दैट अकर्ड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। तो स्टार्ट एंड दिया होगा और बीच में जो भी अपडेट्स हुए होंगे वो सारे इस लॉग में आपको मिलेंगे। लॉग कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑपरेशन दैट इफेक्ट द वैल्यूज ऑफ डेटाबेस आइटम। दिस इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू रिकवर फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर। ये इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए होती है ताकि आप रिकवर कर सको फ्रॉम ट्रांजैक्शन फेलियर। द लॉग इज केप्ट ऑन डिस्क स्टार्ट ट्रांजेक्शन। तो अब ये पॉइंट्स आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। लॉग इज केप्ट ऑन डिस्क, लॉग को हम कहाँ रखते हैं, डिस्क पे रखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ट्रांजेक्शन टी, दिस लॉग एंट्री रिकॉर्ड्स दैट द ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन। इससे ये पता चलता है कि टी नाम की जो ट्रांजेक्शन है वो आ चुकी है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद रीड आइटम टी कॉमा एक्स, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये लॉग एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है कि जो ट्रांजेक्शन टी है उसने रीड किया है द वैल्यू ऑफ डेटाबेस आइटम एक्स। ठीक है, राइट आइटम टी एक्स ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड ये कह रहा है कि एक ट्रांजेक्शन है टी, उसने चेंज करी है वैल्यू ऑफ डेटा आइटम एक्स फ्रॉम ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू। मतलब डेटाबेस के अंदर वैल्यू चेंज हुई है, एक्स की चेंज हुई है, ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू पे गया है। ओल्ड वैल्यू को हम इज नोन एज बिफोर एन इमेज ऑफ एक्स एंड न्यू वैल्यू इज नोन एज आफ्टर इमेज ऑफ एक्स। अगर आपका ये लिखा हो कमिट टी, तो ये लॉग एंट्री रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन टी हैज कंप्लीटेड ऑल एक्सेस टू द डेटाबेस सक्सेसफुली एंड इट्स इफेक्ट कैन बी कमिटेड टू द डेटाबेस। कमिट टी का मतलब है कि भाई उसने अपना सारा कुछ सक्सेसफुली कवर कर लिया है ट्रांजेक्शन ने, और अब आप इनको रिकॉर्ड जो भी चेंजेस हुए हैं परमानेंटली रिकॉर्ड कर सकते हो डेटाबेस में। अबॉर्ट टी का मतलब है कि उस ट्रांजेक्शन को हमने अबॉर्ट कर दिया, अंडू कर दिया। चेक पॉइंट एक मैकेनिज्म है where all the previous logs are removed from the system and permanently stored in a storage disk. Checkpoint declares a point before which DBMS was in consistent state and all the transactions were committed. अब टेक्निक्स पढ़ते हैं। पहला है आपका डेफर्ड अपडेट। दिस टेक्निक डज नॉट फिजिकली अपडेट द डेटाबेस। ये टेक्निक फिजिकली अपडेट नहीं करती है डेटाबेस को ऑन डिस्क अंटिल अ ट्रांजैक्शन हैज रीच्ड इट्स कमिट पॉइंट। जब तक वो अपने कमिट पॉइंट पे नहीं आती है ट्रांजैक्शन, तब तक ये उसको फिजिकली अपडेट नहीं करता है डेटाबेस को डिस्क के ऊपर। तो दिस टेक्निक डज नॉट फिजिकली अपडेट द डेटाबेस ऑन डिस्क अंटिल अ ट्रांजैक्शन हैज रीच्ड इट्स commit point. Before reaching commit, all transaction updates are recorded in the local transaction workspace. तो commit point से पहले जितने भी updates हो रखे होते हैं वो हम एक local space में, जिसको हम buffer बोलते हैं, वहां पे कर रहे होते हैं। If a transaction fails between before reaching its commit point, it will not have changed the database in any way, so undo is not needed. अब क्योंकि हम काम ही बफर के अंदर कर रहे हैं, कमिट तक हम रीच नहीं किए, डेटाबेस में कोई चेंज हुआ नहीं, तो हमें अंडू करने की नीड ही नहीं है। इट मे बी नेसेसरी टू रीडू द इफेक्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो रीडू करने की नीड पड़ सकती है। डाटा रिकॉर्डेड इनटू द लोकल ट्रांजैक्शन वर्कस्पेस बिकॉज देयर इफेक्ट मे नॉट हैव बीन रिटन इन द डेटाबेस। तो कई बार हमको रीडू करना
पड़ जाता है, क्योंकि उसका इफेक्ट हमने अभी डेटाबेस में शो नहीं किया होता, तो इसको हम नो अनडू रीडू एल्गोरिदम भी बोलते हैं। पर इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तभी एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ये थोड़ा सा मैंने पहले इसको बड़ा कर देती हूँ। यहाँ से चलते हैं, ऊपर वही थ्योरी लिखी हुई है, वो आपके काम की नहीं है। हम यहाँ से चलते हैं। हमें ट्रांजेक्शन देते हैं T1, जिसके अंदर ये ट्रांजेक्शन चल रही है आपकी, और लॉग कुछ इस ढंग से लिखा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल वाइज पढ़े तो ट्रांजेक्शन में सबसे पहला स्टेप हुआ रीड ऑफ ए। मान लो ए की वैल्यू इनिशियली क्या थी डेटाबेस में, ए की वैल्यू 100 थी, बी की वैल्यू 200 थी, जो सबसे पहले इनिशियल मेरा स्टार्ट हुआ। तो उसने ए को रीड किया, तो ए उसके पास 100 आया। फिर उसने बोला ए इक्वल टू ए प्लस 100, तो ए की न्यू वैल्यू क्या हो गई, 100 प्लस 100 दैट इज 200, तो ए की नई वैल्यू हो गई है 200। फिर उसने बोला राइट है, राइट है उसने बोला, तो ये राइट होगा कहाँ पे, मैंने आपको बोल रखा है कि मेन मेमोरी में बफर में होता है सब कुछ, जब तक कमिट नहीं होता तब तक डेटाबेस में कुछ नहीं होता। तो जब उसने राइट है करा भी, तो डेटाबेस के अंदर नहीं, मेमोरी के अंदर ही 200 होगी वैल्यू। उसके बाद उसने बी को रीड किया, यानी उसने 200 को रीड किया, बी में 200 ऐड किया तो 400 हो गई, लेकिन राइट भी यानी मेमोरी के अंदर 400 हो गई है। उसके बाद कमिट भी कर दिया, ठीक है। तो यानी कमिट करते ही क्या हुआ अभी देखेंगे। अगर इसका हम लॉग बनाते हैं, पहले इस ट्रांजेक्शन को लॉग देखते हैं, तो वो बोलता कि T1 स्टार्ट हुआ, फिर T1 में ए प्रीवियस वेरिएबल का नाम और उसकी न्यू वैल्यू, T1 बी 400 उसकी न्यू वैल्यू, और T1 कमिट हो चुकी है। अब क्या हुआ, T1 स्टार्ट भी हुई, T1 कमिट भी हुई। जो आपका रिकवरी मैनेजर है वो ये देखेगा कि ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट भी हुई थी और ये ट्रांजेक्शन कमिट भी हुई थी, क्योंकि दोनों चीजें हुई थी। तब वो डिसीजन लेगा। वो डिसीजन क्या लेगा, रीडू, नो अनडू या रीडू है ना। तो जो पीछे थ्योरी पढ़ाई थी वो यही थी रीडू की। वो क्या कह रहा है कि उसने देखा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, ट्रांजेक्शन कमिट भी हुई, क्योंकि दोनों चीजें हुई है तो रीडू कर दो। रीडू का मतलब क्या है कि जो लेटेस्ट वैल्यू इन डेटाबेस, तो बफर में जो लेटेस्ट वैल्यू आ रखी है वो 200 और 400 है, तो वो अब हार्ड डिस्क में क्या कर दो, ओवरराइट कर दो। ठीक है, तो ये आपका होता है रीडू। ठीक है जी। और अगर हम बात करें कमिट ना हो तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अब हम देखते हैं। मान लो मेरी ट्रांजेक्शन है T1, उस सेम सेम ट्रांजेक्शन है, लेकिन बस लास्ट में जो कमिट था अभी वो कमिट नहीं हुआ। तो आपके बफर इनिशियल वैल्यूज 100 200 थी, मेमोरी के अंदर वो 200 400 हो गई थी, लेकिन डेटाबेस के अंदर तो अभी भी 100 और 200 ही है। ठीक है। अब जब उसने लॉग देखा रिकवरी मैनेजर ने, क्योंकि फेलियर आ गया था यहाँ पे इस राइट बी के बाद, कमिट अभी हुआ नहीं था, तो उसने देखा भाई स्टार्ट हुआ पर कभी एंड तो हुआ ही नहीं, यानी कोई कमिट तो आया ही नहीं। तो रिकवरी मैनेजर फेलियर के बाद चेक कर रहा है कि भाई लॉग में तो कोई कमिट है ही नहीं। अब क्योंकि कमिट नहीं है तो वो बोलेगा क्या करो, रोल बैक कर दो, यानी जो वैल्यूज आपकी पहले से डेटाबेस में थी वो ही आ जाएंगी। ठीक है, तो गो फॉर ओल्ड वैल्यूज ऑफ डेटा बेस। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हमने थ्योरी लिखी क्या थी, अब आपको जल्दी समझ में आएगी। उसने ये बोला था कि ये टेक्निक जो है डज नॉट फिजिकली अपडेट द डेटाबेस जब तक वो कमिट नहीं होती, मतलब जब तक ट्रांजेक्शन कमिट नहीं होती तब तक हम डेटाबेस में कोई चेंज नहीं करते हैं। बिफोर रीचिंग कमिट, कमिट रीच करने से पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन है आर रिकॉर्डेड इन द लोकल ट्रांजेक्शन स्पेस, यानी वो सारा जो भी चेंज होता है वो बफर में होता है। अगर एक ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है अपने कमिट पॉइंट को रीच करने से पहले, तो इट विल नॉट हैव चेंज द वैल्यूज। तो क्योंकि उसकी कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, तो मैं आपको बोल रही थी ना रोल बैक करना, तो बेसिकली हमें अंडू करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि डेटाबेस में तो कभी न्यू वैल्यू अपडेट हुई नहीं थी। लेकिन रीडू करना पड़ता है हमको, क्योंकि जब कमिट हो जाता है तो हमको न्यू वैल्यूज को अपडेट करना पड़ता है ना, क्योंकि कभी भी डेटाबेस में तो नई वैल्यूज आई नहीं थी, तो उनको डालने के लिए हमको रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। इसलिए ये नो अंडू रीडू एल्गोरिथम होता है। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो मेथड है डियर, दैट इज योर इमीडिएट अपडेट। इमीडिएट अपडेट के अंदर जो डेटाबेस है, इट मे बी अपडेटेड बाय सम ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन बिफोर द ट्रांजैक्शन रीचेस इट्स कमिट पॉइंट। तो वो बोल रहा है कि डेटाबेस को हो सकता है इसमें अपडेट कर दिया जाए
बिफोर इट रीचेस इट्स कमिट, मतलब कमिट होने से पहले भी डेटाबेस में चेंज हो जाए तो वो इमीडिएट वाला है. However, these operations are recorded in a log on disk before they are applied to database, making recovery still possible. पर फिर रिकवरी कैसे हो रही है, क्योंकि जो चेंज हम डेटाबेस में कर रहे हैं वो पहले हम लॉग में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम वो चेंज डेटाबेस में कर रहे हैं. तो अगर कल को कुछ प्रॉब्लम फेलियर आता भी है तो हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि लॉग में हमें एक एक चीज मिल रही है. अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है अपने कमिट पॉइंट को रीच करने से पहले, तो इफेक्ट्स जो है इट मस्ट बी अनडन, क्योंकि हमने तो डेटाबेस में डायरेक्ट चेंज कर दिया था ना, तो अब हमको अंडू करना पड़ेगा. दैट इज द ट्रांजेक्शन मस्ट बी रोल्ड बैक. हेंस हमको यहाँ अंडू और रीडू दोनों चीजें चाहिए, तो इसको हम अंडू रीडू एल्गोरिदम बोलते हैं. तो एक बार ये मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ इसका. इसको देखो, वही सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पर ये हुआ कि जब राइट ए का ऑपरेशन हुआ, पहले 100 वैल्यू थी ए की, अब ए में 100 प्लस 100 कर दिया तो 200 हो गया. तो पहले वो सिर्फ लोकल बफर में चेंज होता था ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, राइट ए से डायरेक्ट डेटाबेस में भी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है. और यहाँ पे भी जब आप राइट बी कर रहे हो तो वो सेम वैल्यू उसी मोमेंट डेटाबेस में चेंज हो रही है. तो लॉग जो होता है वो अब हमारा स्लाइटली अलग तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि अब हम उसके ओल्ड और न्यू दोनों वैल्यूज को यहाँ पे नोटिफाई कर देते हैं. जैसे मैंने लिखा T1 ए 100 200 की, पहले ए थी अब 200 हो गई डेटाबेस में, पहले बी की वैल्यू 200 थी अब 400 हो गई है. तो रिकवरी मैनेजर देखेगा कि कमिट हो चुका है, उसको स्टार्ट और कमिट दोनों मिले. तो कमिट होते ही उसने बोला वैसे तो डेटाबेस में आपकी चेंज हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी हम रीडू करते हैं, हम ओवरराइड कर देते हैं वैल्यूज को कि भाई आ जाओ. ठीक है, तो न्यू वैल्यूज डेटाबेस में आ जाएंगी, इवन दो वो ओवरराइट होंगी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उसको वो कर चुके थे. मान लो फेलियर हो गया, तो उस केस के लिए हाँ, तो उस केस के लिए क्या होगा, मान लो जैसे T1 स्टार्ट हुई, ये लॉग में आई, पर यहाँ कमिट का ऑपरेशन नहीं आया, तो अब अंडू करना पड़ेगा. न्यू वैल्यूज तो अपडेट हो चुकी है डेटाबेस में, पर यहाँ कमिट का ऑपरेशन नहीं आया, फेलियर हो गया. तो उस केस में क्या होगा, ये देखो उसको ओल्ड वैल्यूज भी मिल रही है लॉग में, चाहे डेटाबेस में चेंज हो चुका. प्रीवियस केस में क्या था कि डेटाबेस में आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होती थी, तो आपको अनडू करना नहीं पड़ता था. लेकिन अब क्या है कि भाई डेटाबेस तो चेंज हो चुका है न्यू वैल्यूज से, तो अब ओल्ड वैल्यूज कहाँ से मिले, ओल्ड वैल्यूज आपको लॉग से मिलेंगी. ठीक है, क्योंकि बफर में भी चेंज हो चुका है, डेटाबेस में भी चेंज हो चुका है, तो ओल्ड वैल्यूज आप कहाँ से ले सकते हो, अब आप इस लॉग से लोगे. तो जब उसने देखा कि वैल्यूज हम डेटाबेस में चेंज कर चुके हैं लेकिन कमिट ऑपरेशन नहीं आया है, तो वो बोलेगा भाई ये तो गड़बड़ होगी, तो उसी टाइम क्या कर दो, अंडू कर दो. तो उसको अंडू करने के लिए वैल्यूज कहाँ से मिल गई, ये मिल गई ना. इन डेटाबेस ओल्ड वैल्यूज तो नहीं है, क्योंकि वो उसी टाइम अपडेट हो चुकी थी, तो ओल्ड वैल्यूज आपकी लॉग से आएंगी, क्योंकि हमारी उसमें हमने लिखी हुई थी. तो अब होगा क्या, वो दोबारा से डेटाबेस को किस स्टेट में ला देगा, इस वाली स्टेट में ला देगा, क्योंकि ऑपरेशन आपका कभी भी कमिट नहीं हुआ है. तो ये आपका वो टेक्निक थी दो. अब जो लास्ट टॉपिक है डियर, दैट इज योर शैडो पेजिंग. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद आपका ये पीपीटी खत्म हो जाएगा. तो शैडो पेजिंग भी एक्चुअली क्या है, ये आपकी एक रिकवरी टेक्निक ही है, जिससे आप रिकवर करते हो किसी भी डेटाबेस को. इस रिकवरी टेक्निक में डेटाबेस इज कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ फिक्स्ड यूनिट ऑफ फिक्स्ड साइज of logical units of storage which are referred as pages. तो डेटाबेस को हम क्या मान के चलते हैं कि वो इट इज मेड अप ऑफ फिक्स्ड साइज ऑफ लॉजिकल यूनिट्स ऑफ स्टोरेज विच आर रेफर टू एज पेजेस. हम मान के चलते हैं कि डेटाबेस पेजेस से मिलकर बना हुआ है. अगेन ये चीज आप उसमें भी पढ़ चुके हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी. पेजेस को आप मैप कर देते हो फिजिकल ब्लॉक्स में विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल विच अलाउ वन एंट्री फॉर ईच लॉजिकल पेज ऑफ डेटाबेस. तो डायग्राम देख सकते हो. ठीक है, तो हम इसको पेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये एक आपका ब्लॉक हो जाता है. ठीक है, ये सारे आपके ब्लॉक है एक एक, और ये पूरा आपका पेज टेबल है इस ढंग से. तो पेजेस को हम मैप कर देते हैं फिजिकल ब्लॉक ऑफ स्टोरेज में विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल विच अलाउज वन एंट्री फॉर ईच लॉजिकल पेज ऑफ डेटाबेस. तो इस मेथड में टू पेज टेबल्स होते हैं, करंट पेज टेबल होता है और एक आपका शैडो पेज टेबल होता है. द एंट्रीज विच आर प्रेजेंट इन करंट पेज टेबल आर यूज्ड टू पॉइंट टू द मोस्ट रीसेंट डेटाबेस पेजेस ऑन द डिस्क. तो जो करंट पेज टेबल होगा ना, जो उसके अंदर एंट्रीज होंगी वो पॉइंट करेंगी मोस्ट रिसेंट डेटाबेस पेजेस पे. ठीक है, जो मतलब जो मोस्ट करंट वैल्यूज होंगी उसको करेगा. और शैडो पेज टेबल इज यूज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स व्हिच इज कॉपिंग करंट पेज टेबल. शैडो पेजिंग जब इनिशियली में वही वैल्यूज जाती हैं जो करंट पेज टेबल की होती हैं,
एंड ये यूज होता है जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है। आफ्टर दिस शैडो पेज टेबल जो है वो आपका, क्योंकि उसमें इनिशियल वाली जो उसकी वैल्यूज थी, इनिशियल वाली करंट पेज टेबल की, वो उसमें थी। अब इसको हम सेव कर देंगे डिस्क पे, और करंट पेज टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन जो भी चेंजेस कर रहा होगा वो उस पर करते रहेंगे। एंट्रीज जो होंगी करंट पेज टेबल में भी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जैसे जैसे आपकी चेंज होती रहेगी ट्रांजेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज चेंज करती रहेगी। शैडो पेज, शैडो जो है वो वैल्यूज रखेगा जो इनिशियली रखी गई थी। आफ्टर ट्रांजेक्शन बोथ टेबल बिकम आइडेंटिकल, दिस टेक्निक को हम कट ऑफ प्लेस अपडेटिंग भी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, करंट पेज टेबल जो है ये था, ये शैडो पेज टेबल था, ये अपडेट होता रहेगा, लेकिन जो डेटाबेस का आपका डिस्क लॉग है इसके अंदर आपकी वैल्यूज है। इनिशियली जो आपका करंट पेज टेबल था, देखो ये पेज 1, पेज 2, अब ये पहले जो ये था ना, ये रेफर कर रहा था इसको पेज 3, जिसको हम पेज 3 ओल्ड बोल रहे हैं, ये पेज 4 को, और ये पेज 5 को, जिसको हम अगेन पेज 5 ओल्ड बोल रहे हैं, और पेज 6 ओल्ड। इनिशियली शैडो पेज टेबल और करंट पेज टेबल ऊपर वाली सारी वैल्यूज को रेफर कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, आपकी ट्रांजेक्शन में कुछ काम किया होगा, जिससे उसने क्या किया होगा, पुराने वाली लिंक्स को छोड़ के करंट पेज टेबल ने जो न्यू वैल्यूज आई, न्यू ब्लॉक्स में जाके नए पेजेस को उसने क्या कर दिया, पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इस फिगर को देखिए। इन दिस टू राइट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन पेज 3 एंड 5। हमने क्या किया, दो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करे हमने 3 और 5 पेज टेबल के ऊपर। बिफोर स्टार्ट ऑफ राइट ऑपरेशन ऑन पेज 3, तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले क्या करेगा, करंट पेज टेबल जो था वो इसको पॉइंट कर रहा था, पेज 3 ओल्ड को कर रहा था। जब राइट ऑपरेशन आना स्टार्ट हुआ तो फर्स्टली उसने क्या किया, सर्च किया फ्री डिस्क ब्लॉक के लिए। सबसे पहले तो वो ब्लॉक को ढूंढेगा। आफ्टर फाइंडिंग फ्री ब्लॉक, इट कॉपीज पेज 3 टू फ्री ब्लॉक विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पेज 3 न्यू। उसके बाद वो क्या करेगा, फ्री ब्लॉक जब मिल गया तो वो कॉपी कर देगा पेज 3 को उस न्यू पे, ठीक है, यहाँ वो कॉपी कर देगा उसको। नाउ करंट पेज टेबल जो है वो पॉइंट करेगा इसको, न्यू वाले को, लेकिन जो शैडो पेज टेबल होगा वो प्रीवियस वाले को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि वो मॉडिफाई नहीं हुआ। चेंजेस आर नॉट प्रोपगेटेड टू पेज 3 न्यू विच इज पॉइंटेड बाय द करंट पेज टेबल। तो न्यू जो चेंजेस है वो आपके करंट पेज टेबल में आपको विजिबल होंगे, पर शैडो पेज टेबल में अभी आपको विजिबल नहीं होंगे। कमिट ऑपरेशन, टू कमिट ट्रांजेक्शन आपको क्या करना होगा, ऑल द मॉडिफिकेशंस विच आर डन बाय ट्रांजेक्शन which are present in buffer are transferred to physical database। जितनी भी मॉडिफिकेशंस जो हुई होती हैं बफर में होती हैं, कमिट हो जाती है ना जब ट्रांजेक्शन, तो बफर में जो भी चेंजेस हुए होते हैं वो हम फिजिकल डेटाबेस, यानी जो डिस्क में डेटाबेस है, जो एक्चुअल डेटाबेस है, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। आउटपुट करंट पेज टेबल टू डिस्क, ठीक है। उसके बाद जो करंट पेज टेबल है उसको हमने डिस्क में डाल देना, क्योंकि चेंजेस तो उसी में हो रखे थे। Disk address of current page table output to fixed location which is in stable storage containing address of shadow page table। तो disk address of current page table output to fixed location which is in stable storage containing address of shadow page table। This operation overrides address of old page table। ठीक है, तो ओल्ड क्या, अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो करंट पेज टेबल का जो डिस्क एड्रेस था उसको हम क्या करेंगे, इस ढंग से फिक्स लोकेशन में डालेंगे कि वो जो शैडो पेज टेबल है उसको ओवरराइट कर देगा। तो इससे होगा क्या, जो ओल्ड शैडो पेज टेबल की ओवरराइट्स एड्रेस, तो जो ओल्ड शैडो पेज टेबल था उसका जो एड्रेस था वो आपको ओवरराइट हो जाएगा। विद दिस करंट पेज टेबल बिकम सेम एज शैडो पेज टेबल एंड ट्रांजेक्शन इज कमिटेड। तो जब आपका करंट पेज टेबल और शैडो पेज टेबल सेम हो जाए तो हम ट्रांजेक्शन को क्या बोल देते हैं कि वो कमिट हो गई। हमको करना क्या, दोनों को सेम करना है। चेंजेस आपके करंट वाले में हो रहा है, शैडो पेज टेबल सारा ओल्ड का डेटा लेके बैठा हुआ है, तो हमने करना क्या है, आउटपुट डिस्क में करंट पेज टेबल डाला, उसके बाद जो डिस्क एड्रेसेस होते हैं ना करंट पेज टेबल आउटपुट टू फिक्स्ड लोकेशन विच इज टेबल स्टोरेज कंटेनिंग एड्रेस ऑफ शैडो पेज टेबल। इसका मतलब ये होता है कि जो शैडो पेज टेबल जिन जिन एड्रेसेस को रखा हुआ था ना उनको ओवरराइट कर दो बस। फेलियर में अगर मान लो सिस्टम क्रैश हो जाता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बट बिफोर कमिट ऑपरेशन, तो हमको क्या करना पड़ेगा,
हमको करंट पेज टेबल को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, जितने भी मॉडिफाइड पेजेस है उनको फ्री करना पड़ेगा, तो वहां पे हमारा शैडो पेज टेबल हेल्प करेगा रिकवरी के लिए। तो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन स्टेट ऑफ डेटाबेस गेट रिकवर्ड बाय रीइंस्टॉलिंग शैडो पेज टेबल। तो अब हम शैडो पेज टेबल को रिकवरी कैसे करेंगे, उसको रीइंस्टॉल करेंगे क्योंकि उसके पास सारी प्रीवियस स्टेट पड़ी थी। इफ द क्रैश ऑफ द सिस्टम अकर आफ्टर द लास्ट राइट ऑपरेशन देन इट डज नॉट इफेक्ट प्रोपगेशन ऑफ चेंजेस दैट आर मेड बाय द ट्रांजेक्शन। These changes are preserved and there is no need to perform redo operation. तो redo operation को हमको नीड ही नहीं पड़ती है परफॉर्म करने की, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसमें, आपके फीवर यानी कम डिस्क एक्सेसेस होते हैं, रिकवरी जो है क्रैश से इनएक्सपेंसिव है, फास्ट भी है, undo redo टाइप ऑपरेशन नहीं है, रिकवरी यूजिंग मेथड विल बी फास्टर, improved fault tolerance. Shadow paging provides improved fault tolerance since it isolates transaction from each other. This means that if one transaction fails, it does not affect the other transactions that are currently executing. ठीक है, अगर एक ठीक है इसमें फॉल्ट टॉलरेंस है, अलग कर देता है, आइसोलेशन कर देता है, एक फेल भी होगी तो दूसरी इफेक्ट नहीं होती। इंक्रीज कॉन्करेंसी सिंस मॉडिफिकेशंस मेड ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन आर रिटर्न टू द शैडो कॉपी इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल डेटाबेस. Multiple transactions can be executed concurrently without interfering with each other. This leads to increased concurrency and better performance. Disadvantage क्या है, due to location change on disk due to update database, it is quite difficult to keep related pages in database closer on the disk. वो क्या बोल रहा है, क्योंकि लोकेशन चेंज है ड्यू टू अपडेट डेटाबेस, क्वाइट डिफिकल्ट रहता है रिलेटेड पेजेस को सेम जगह पे रखने का। ड्यूरिंग कमिट ऑपरेशन चेंज, जो कमिट के टाइम पे जो चेंज ब्लॉक्स है आर गोइंग टू बी पॉइंटेड बाय शैडो पेज टेबल विच हैव टू बी रिटर्न टू कलेक्शन ऑफ फ्री ब्लॉक्स, अदरवाइज दे बिकम एसेसिबल। वो बोल रहे हैं कि जो कमिट ऑपरेशन होता था, शैडो पेज जिनको ओल्ड को पॉइंट कर रहा था उनको हटाना पड़ेगा ना हमको, तो उनको हमको फ्री करना पड़ता है, नहीं तो वो भी एसेसिबल है और नीचे वाले भी एसेसिबल है तो गड़बड़ हो जाएगी। कमिट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन रिक्वायर मल्टीपल ब्लॉक्स व्हिच डिक्रीजेस एग्जीक्यूशन स्पीड। अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी है तब भी आपको ब्लॉक्स की तो रिक्वायरमेंट है। To allow this technique to multiple transaction concurrently, it is difficult. Data fragmentation क्या है? The main disadvantage is the updated data will suffer from fragmentation as the data is divided up into pages. तो आपको पता ही है जब आप पेजेस में डिफाइन करते हो तो वहां पे अभी फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम आती है। गार्बेज कलेक्शन क्यों रहेगी, क्योंकि पेजेस हैं तो जब वो लूज करेंगे रेफरेंस तो हमको उनको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करके जो फ्री हो जाता है उनको आपको दोबारा से फ्री करनी पड़ती है स्पेसेस, तो उसको हम गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। Performance overhead, since modifications made during a transaction are written to the shadow copy, there is a performance overhead associated with copying the changes back to the actual database once the transaction is committed. तो इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है सिस्टम की इफेक्ट हो सकती है। क्या बोल रहा है, क्योंकि जो मॉडिफिकेशंस आपने करी थी ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन आर रिटर्न टू शैडो कॉपी, देयर इज अ परफॉर्मेंस ओवरहेड ऑफ कॉपिंग बैक दीज टू द एक्चुअल डेटाबेस। तो ये बार बार इधर की उधर कॉपी करने में आपका जो है वो ओवरहेड रहता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था एंड आई थिंक ये आपका डेफिनेट क्वेश्चन है, तो आप इसको डेफिनेटली करके जाइएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।